हेलो दोस्तों। जितने भी लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अभी हम मॉड्यूल 1 पे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। तो जितने भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको ये सारे टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और आप मार्केट को समझना चाहते हो। तो इसको बिल्कुल बेसिक से रखा है मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मनी? Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, a unit of account and a store of value. मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेना है या कोई भी चीज़ आपको लेनी है, कोई सर्विस लेना है, तो आप क्या करेंगे, मनी जो है उसको यूज़ करेंगे उस सर्विस को लेने के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको मनी यूज़ करना पड़ता है बिकॉज इट कंटेन्स अ वैल्यू, जिस वैल्यू पे आप उस चीज़ों का जो भी वैल्यू है वो आप पे करते हैं। इट मेक्स ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल। मनी की वजह से ही क्या हो रहा है, जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, बिजनेस हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ पॉसिबल है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी। सबसे पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना था या कुछ भी चीज़ लेनी थी तो उसके बराबर कुछ चीज़ें आपको एक्सचेंज में देना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 किलो चावल ले रहे हैं तो 2 किलो आपको गेहूँ देना पड़ता था। बट उसका एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये चीज़ें चेंज हुई, और वो प्रॉब्लम था कि जो वैल्यू है वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। आगे आते हैं कमोडिटी मनी। फिर चीज़ों को चेंज करके गोल्ड, सिल्वर, इसके मीडियम से एक्सचेंज बनाया गया। देन मेटल कॉइन्स आए, जैसे कि कॉपर कॉइन्स, डिफरेंट तरह के सील्स आए, अलग अलग चीज़ें आई। फिर आया पेपर मनी एंड देन आया डिजिटल मनी, जो कि अभी आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में ई रूपी करके, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ई रूपी, डॉलर, यूरो, जो भी है। तो मनी का जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से हुआ है। अब क्वेश्चन आता है, वाई मनी हैज़ वैल्यू? जो मनी है उस पे वैल्यू क्यों है और कैसे है, समझते हैं थोड़ा। मनी हैज़ वैल्यू बिकॉज पीपल बिलीव इट हैज़ वैल्यू। मनी के अंदर वैल्यू है क्योंकि हमें भरोसा है। अब ये भरोसा कैसे आया? गवर्नमेंट ने रूल्स क्रिएट किए, गाइडलाइंस क्रिएट की, आरबीआई क्रिएट हुई, और उन्होंने क्या किया, इसको एज अ रूल, एज अ बिल इम्पोज किया कि मनी जो है इतने इतनी वैल्यू कंटेन करेगा और इतनी इतनी वैल्यू के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ले सकते हो। हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विस का एक वैल्यू होगा और उस वैल्यू के हिसाब से आप मनी पे कर सकते हो। सो अगला पॉइंट वही है, इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन trust in the government and the economy. It must be accepted or controlled, durable and easy to carry. तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है, कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज से मनी डिमांड, मनी सप्लाई पे चीज़ों को चेंज करती है, जिससे कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें चेंज होती है। अब आते हैं फिएट करेंसी वर्सेस गोल्ड स्टैंडर्ड। फिएट करेंसी वर्सेस गोल्ड स्टैंडर्ड। तो फिएट करेंसी क्या है? ये एक ऐसी करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है। नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर आप एक पेपर देखेंगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू ₹0.2 यानी 20 पैसा या ऐसे ही कुछ होगा। बट अगर आप देखेंगे कि उस पर 2000 लिखा हुआ है एंड गवर्नमेंट का वो 2000 का नोट है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 2000 होगी। तो उसके खुद के उस मटेरियल की, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर दूसरे तरह से देखें, इम्पोज्ड वैल्यू जो कि गवर्नमेंट रूल वैल्यू है, वो कितना है, ₹2000। सेम आते हैं, कैन बी प्रिंटेड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जब चाहे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जब चाहे क्वांटिटी घटा सकते हैं। एग्जांपल यूएसडी, यूरो, जापानीज येन, जीबीपी, ये सारी चीज़ें। आगे आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। करेंसी इज बैक्ड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड। ये एक ऐसी करेंसी होती है जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड से इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। अगर गोल्ड इतना है तो सिल्वर की वैल्यू इतनी होगी, अदर मेटल्स की वैल्यू इतनी होगी, या अदर करेंसी की वैल्यू इतनी होगी। हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, खुद की चीज़ों की वैल्यू होती है। जैसे गोल्ड कॉइन्स बनते थे, सिल्वर कॉइन्स बनते थे, तो इसकी खुद की एक वैल्यू होती थी। लिमिटेड सप्लाई, इसका सप्लाई बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज नेचुरल रिसोर्स यूज़ होता है। एग्जांपल अगर देखें तो ओल्ड सिस्टम, जो कि 1971 से पहले था। अब आते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
क्वेश्चन है इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एक इंक्रीज होता है प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में टाइम के साथ, यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है टाइम के साथ। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 2010 में, 2002 में, 2015 में जो भी आपके अमाउंट एक्सपेंस के लिए यूज़ होते थे, सपोज़ 1000 जहाँ यूज़ होता था, अभी वही आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ता है, क्योंकि उस मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो मोर मनी इन सर्कुलेशन, इससे क्या होता है? प्राइस गो अप। जो भी प्राइस है प्रोडक्ट्स के वो ऊपर जाते हैं, इट मीन्स इन्फ्लेशन होता है। कॉज क्या है इस इन्फ्लेशन का? क्या कारण है? एक्सेस मनी सप्लाई। जब लोगों पे एक्सेस मनी सप्लाई आता है, हायर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, एटसेट्रा। ये सारे रीजन है इन्फ्लेशन का। अब आता है डिफ्लेशन, जनरल डिक्रीज इन प्राइस। तो लेस मनी इन सर्कुलेशन, अगर मनी का सर्कुलेशन बहुत कम होगा तो प्राइस गो डाउन। तो प्राइस क्या होगा? जो भी प्रोडक्ट्स है उसके डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लगेगा, कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक्सेस मनी सप्लाई नहीं है, डिमांड कम हो जाएगा। कॉज क्या है? लो डिमांड, लो मनी सप्लाई, इकोनॉमिक रिसेशन एटसेट्रा। अब आते हैं हम सेंट्रल बैंक पे। तो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज द मेन अथॉरिटी दैट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मनी सप्लाई बढ़ना और घटना। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसी अथॉरिटी है जो मनी के सप्लाई को, मनी के डिमांड को, और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक कंट्री के अंदर उसको चेंज कर सकती है, और अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम एक लेवल होता है जहाँ पे मनी डिमांड, मनी सप्लाई, प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट सप्लाई मैच करता है, और वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट को, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को एट अ पॉइंट रखने के लिए जहाँ पे डिमांड भी मैच हो पाए, सप्लाई भी मैच हो पाए, सेंट्रल बैंक वहाँ पे एक्शंस लेती है और पॉलिसीज़ को चेंज करती है। एग्जाम्पल के लिए फेडरल रिजर्व जो कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है, ईसीबी यूरोप का जो है सेंट्रल बैंक है, बीओजे जापान का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बीओई यूके का सेंट्रल बैंक है। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इशू करेंसी इशू करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन, रेगुलेट बैंक्स, कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अभी आप कमेंट में मेरे को बताएंगे कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है। कमर्शियल बैंक्स, देयर आर बैंक्स दैट डील विद द पब्लिक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो पब्लिक के साथ डील करती है। एग्जांपल के लिए चेज बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक एटसेट्रा, ये सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक होते हैं। और इनके फंक्शंस क्या है? पहला, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो कमर्शियल बैंक के अंदर ही करते हैं। प्रोवाइड करवाना लोन, ऑफर करना फाइनेंशियल सर्विसेज, कार्ड, लोन या म्यूचुअल फंड, जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट होते हैं, वो सब प्रोवाइड करवाना। और दूसरा, अर्न प्रॉफिट। फिर आता है एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो अभी जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपका अमाउंट सेविंग बैंक में है, और उसी अमाउंट को सर्कुलेट करके जितने भी लेंडर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी लोन लेने वाले हैं उन सबको प्रोवाइड किया जाता है, और आपका जो है अमाउंट उसमें एज अ बैलेंस शो होता है। तो ये मनी सर्कुलेशन भी इनका चलता है। आगे आते हैं इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और द रिवॉर्ड फॉर सेविंग मनी। इंटरेस्ट रेट एक तरह से कॉस्ट होता है बोरोइंग मनी का। मतलब दो तरह के इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो आपको उस पर, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऐड करके उनको पे करना होता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। दूसरा, आपने सेविंग बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है, आपको उस अमाउंट पे जितने भी इंटरेस्ट मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब करेंसी बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो करेंसी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, मनी सर्कुलेशन कम होगा। मनी सर्कुलेशन कम होगा, इट मीन्स मनी डिमांड जो है वो कम हो चुकी है, मनी सप्लाई कम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मनी सप्लाई कम होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, इससे क्या होता है कि जो डिमांड है उस करेंसी की, फॉरेन में उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर होने लगता है। अगला आता है लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है तो करेंसी बिकम्स वीकर, जो करेंसी है वो धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया। और जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग डिमांड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा करने लगते हैं, और जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और वो सारी चीज़ों की वजह से जो करेंसी है वो वीकर हो जाती है। अब आता है मनी सप्लाई। इसके अंदर तीन तरह के मनी सप्लाई होते हैं, एम नॉट और M0, M1, M2। एम नॉट मतलब फिजिकल करेंसी जिसमें कॉइन प्लस नोट आते हैं। M1 में फिजिकल करेंसी कॉइन प्लस नोट है ही, प्लस डिमांड डिपॉजिट, चेकिंग अकाउंट्स में जब भी आप देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं। फिर होता है M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस अदर नियर मनी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम यहाँ पे, M0, M1, M2। M0 बेस करेंसी है, M1 नैरो मनी है और M2 ब्रॉड मनी है। हाउ बैंक क्रिएट मनी, बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है। बैंक्स कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व। बैंक क्या करती है, जो रिजर्व उनके पास है उसका सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही रखती है। दे लेंड आउट द रिमेनिंग मनी, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, और जो रिमेनिंग मनी है उसको क्या कर देती है, किसी को दे देती है एज अ लोन, एज अ सर्विस। बहुत सारी चीज़ें चलती है बैंक्स में। दिस क्रिएट न्यू डिपॉजिट इन द इकोनॉमी, और ये क्या करती है, न्यू डिपॉजिट्स को क्रिएट करती है। प्रोसेस रिपीट होता रहता है। कैसे, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, इससे पर्सन ने डिपॉजिट किया सपोज $1000, बैंक ने $100 रखा और $900 क्या किया, किसी को दे दिया। अदर पर्सन ने रिसीव किया $900 एंड डिपॉजिट इन बैंक, फिर उसने बैंक पे रखा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। थर्स बैंक क्रिएट्स मनी थ्रू लेंडिंग। तो बैंक क्या कर रही है, यहाँ पे पैसा देकर वो फिर से मनी क्रिएट कर रही है। पैसा दे रही है फिर मनी क्रिएट कर रही है, पैसा दे रही है फिर मनी क्रिएट कर रही है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। और कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आपको लगा इसमें से तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।